नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हम यूवीएफ का संबंध पढ़ चुके। आवर्धन को हमने डिटेल में ले लिया, जिसको हम पिछले से पिछले टॉपिक में ले चुके थे, है ना। अब हमें लेना है बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थितियां। ठीक है साहब, तो सब अब आ जाओ। बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थितियां, प्रतिबिंब की स्थितियां, है ना। ठीक है, बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थितियां दोनों के लिए बात करनी है अपने को, अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल के लिए भी। ठीक है, तो एक टेबल तैयार होगी। सबसे पहले बिंब की पोजीशन, वस्तु की ना, बिंब की स्थिति, ये एक कॉलम बनेगा, है ना। फिर दूसरा कॉलम बनेगा प्रतिबिंब की स्थिति। ये छोटी क्लास में आता तो है वैसे, फिर भी चलो, उस समय बच्चे इतने ध्यान नहीं देते। तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, और ये सब आवर्धन स्मॉल एम। ऐसा एक आप वर्टिकल लाइन खींच के कॉलम बना लेना। अभी मैं लाइन खींचूंगा, लाइन सीधी नहीं आएगी तो फिर वही चक्कर पड़ जाएगा। चलो बैठी, ठीक है, चलो बैठ गया सब काम। अब एक मेरे को हॉरिजॉन्टल भी खींच लेनी चाहिए जब बैठ ही रहा है तो। ये सब हॉरिजॉन्टल भी खींच ली और ये एम को भी मैंने पैक कर दिया, है ना। पहले बात कर लेते हैं अपन अवतल दर्पण के लिए, ए, है ना। अवतल दर्पण के लिए, है ना। थोड़ा सा मैं इसको छोटे शब्दों में लिखूंगा ताकि क्या है, दोनों इसी बोर्ड पे आ जाएं, अगला अपने को नहीं लेना पड़े, है ना। अब इसमें सब एक बात को समझना, जो आज अपन अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो मिरर तो खत्म होने जा रहा है, तो जो आज अपन अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं वह जब अपन लेंस पढ़ेंगे तो वो का वही लिखेंगे आप उत्तल लेंस के लिए। अगर आप मेहनत से बचना चाहते हैं तो आप सीधा सा समझ जाओ कि जो आप अभी अवतल दर्पण के लिए पढ़ रहे हो, क्लियर, वो का वही आपको पढ़ना है आगे उत्तल लेंस के लिए अपवर्तन में। और जो यहाँ उत्तल दर्पण के लिए लिखेंगे वो आप लेंस में अवतल लेंस के लिए काम में ले लेना, याद रहे तो, है ना। अब इसमें क्या है, मैं आपके सामने एक देखो छोटा सा पहले दर्पण बना देता हूं। वो इसलिए कि आपको याद तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप हर चीज के लिए चित्र बनाते हैं तो ये आपका वक्रता केंद्र, है ना, इसके लगभग आधे पर आप फोकस बोलते हैं, है ना। और अवतल से समझा देता हूं मैं, हर जगह फिर वो अवतल उत्तल का बनाना पॉसिबल नहीं होता, है ना। ये ध्रुव, अब बाकी को तो मैं मिटा देता हूं, आपको बस दिखाता जाता हूं मैं, है ना, कि आपको रटना तो नहीं है, लेकिन वाह रट भी लो तो कोई बुराई नहीं, है ना। अब देखो साहब, अगर बिंब अनंत पर है, छोटे लिखूंगा साहब, है ना। बिंब अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब इसी ओर
बिंब की ओर ही, मतलब फोकस पर, है ना। ये सब इसी ओर लिख देता हूं, इसी ओर, एफ पर, यानी फोकस पर। ठीक है साहब। वास्तविक उल्टे बनते हैं इसमें ना, वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा। अब बिंब कहां पर है? अनंत पर है, तो प्रतिबिंब अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा। ठीक है, अति सूक्ष्म का मतलब m मच मच लेस देन 1। अब देखो मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, है ना। ये देखो साहब, ये अनंत से आ रही है, समांतर किरणें अनंत से आती है ना, यानी किरणें समांतर हैं, तो बिंब कहां मानोगे आप? अनंत पर। परावर्तन के बाद ये कहां से गुजरेगी? फोकस से। देख लो, बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। इसमें मिटाता जाता हूं मैं हाथ के हाथ, है ना भाई, इससे सिखा रहा हूं आपको। ये सब देखो, ये येलो वाले मिटाऊंगा ना, रेड वाले को तो अपनी जगह बने रहने दो। ठीक है, अब आ जाइए, अब पास लाओगे आप, है ना, अनंत व सी का मतलब क्या होता है? 2f के मध्य, है ना। मध्य आप समझ जाना, मध्य। ठीक, सी को मैं 2f ही बोलूंगा, एक बार तो लिख ही दिया मैंने, अनंत व सी, क्योंकि अपन जानते हैं f बराबर r बटा 2, तो r कह रहे हैं तो 2f हो गया, r बराबर 2f हो गया ना, है ना। तो सब ये इधर कॉलम में घुस गया, तो इसको मिटा देता हूं, ये मेरे को जाने क्यों डिस्टर्ब करती है चीजें, है ना। मध्य, है ना, इधर लिख देता हूं, मध्य की बात रह गई तो। ठीक है, अब आप वस्तु को पास लाने लगे, प्रतिबिंब दूर सरकने लग जाएगा, यानी प्रतिबिंब इसी ओर, है ना, छोटा लिखूंगा सब थोड़ा सा, इसी ओर f व 2f के मध्य। दिख रहा होगा आपको साफ, अभी वहां भी दिखा दूंगा। वही वास्तविक, वही उल्टा, लेकिन अब आप पास ले आए ना, तो पहले से बड़ा है, तो छोटा ही लेकिन पहले से बड़ा। पहले तो बिल्कुल ही सूक्ष्म था, अति सूक्ष्म था, तो उससे तो बड़ा बनेगा ही, क्योंकि बिंब अपन पास लिया है, यानी अभी भी m लेस देन 1 ही रहेगा, लेकिन पहले की तुलना में छोटा होगा। अब देखो मैं यहां दिखाता भी जाता हूं, अनंत और सी के बीच, ये देखो आप, ये क्यों रख दिया आपने? आप बना बना के देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण, मेरे तो फिर भी क्या है कि मेरे पास पैमाना नहीं है, आपका तो पैमाना है, आप तो बिल्कुल एक्यूरेट बना दोगे। ये फोकस से निकलेगा, ये फोकस से, एक किरण तो ये होगी, एक किरण कोई सी और उठा लीजिए, ये सब फोकस पर डाल दीजिए, ये किरण आपने किस पर डाल दी? फोकस पर। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखो आपका प्रतिबिंब कहां बना? ये प्रतिबिंब आपका ये बन रहा, देखो। अब बताओ प्रतिबिंब कहां दिख रहा है आपको? खटाखट बताओ तुरंत। प्रतिबिंब आपको सी और एफ, सी का मतलब 2f, सी और एफ के मध्य दिख रहा है। उल्टा ही है, उल्टा है तो वास्तविक होगा, पहले से बड़ा। हर चीज उधर दिखाता जाऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी अगर ये प्रैक्टिस हो गई तो हो सकता है आपको फिर लगे कि यार रटना नहीं पड़ता, है ना। ऑप्टिक्स सीखने की चीज है और इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। अब आ जाइए साहब, और पास लाए। अब आप ले आएंगे 2f पर। 2f पर का मतलब समझ ही गए आप, यानी वक्रता केंद्र पर रख देंगे।
अगर आप वक्रता केंद्र पर रख देंगे तो प्रतिबिंब इसी ओर बनेगा और कहां बनेगा, वहीं का वहीं बन जाएगा, 2f का 2f पर। ठीक है, वही वास्तविक, वही उल्टा। अब बिंब और प्रतिबिंब एक ही स्थान पर है तो बिल्कुल बराबर आकार के है ना, बराबर आकार का, तो m बराबर 1। समतल दर्पण में भी आपसे यही कहा था कि समतल दर्पण के अंदर निर्मित प्रतिबिंब का आकार सामने स्थित बिंब के आकार के बराबर होता है, यानी m बराबर 1। यही बात मैंने आपसे समतल दर्पण में भी कही थी, वही चीज यहाँ होगी। अब देखो यहाँ दिखाता हूं मैं आपको, है ना, ये सी पर ही बनेगा। अब देखो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, पी क्यू है ना, मैंने सी पर ही रख दिया। एक किरण तो मैं मुख्य अक्ष के समांतर ले लूं। अब गड़बड़ होगी तो यूं मान के चलो किरण गड़बड़ है, मतलब किरण अपन से सही अप्रोच नहीं करी, टेढ़ी होगी, देखो थोड़ी सी है ना, हो जान दो, खैर अपने को तो राइट अप्रोक्सीमेटली अनुमान ही तो करना है। तो ये तो जाएगी मुख्य फोकस पर, एक तो ये ले लोगे आप, दूसरी कोई सी भी ले लो जो आपको इजी लगे। ये आपने एफ पर डाल दी, एफ पर जो डाली, अब ये देखो आप एग्जैक्ट लगभग देख लो वहीं दिखेगा। अपन तो देखो ह्यूमन बीइंग है, और फिर मैं तो बिना पैमाने के बना रहा हूं, तो भी लगभग चीज वहीं मिल रही है। आपके पास तो स्केल भी होगी, इरेजर भी होगा, है ना, पेंसिल भी होगी, तो आप बना बना के देखें ना, कितने चित्रों की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। क्लियर? तो क्लियर होगी बात। चलो अब आगे, है ना, तो ये आपके लिए हो सकता है नई चीज हो, आपने ये पहले कभी ध्यान नहीं दिया हो, मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर को पता नहीं था, लेकिन ये आपके लिए एक तरह से नई चीज है कि यार वास्तव में अगर हम चित्र बना के देखें तो फिर हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब स्थितियां संयुग्मी होगी, स्थितियां संयुग्मी होगी का मतलब अब ये चीज यहां लिखी जाएगी और ये यहां पोजीशन नंबर 4 आ गई, फिर इसको यहां लिख दूंगा और इसको यहां, तो इसको संयुग्मी कहता है। मैं दिखा दूंगा तीर लगा के, एरो लगा के। तो सब 2f तक लिया है, हम पास लाते जा रहे हैं। अब लिया हो सब वस्तु को 2f व f के मध्य, है ना, छोटा है, क्लियर दिखना चाहिए। अब ये चीज यहां आ जाएगी। अब बिंब पास लिया है तो इसी ओर, ठीक है, अब बिंब पास लिया है तो प्रतिबिंब दूर भागेगा। तो सब आप 2f व f के मध्य लिया है तो प्रतिबिंब चला जाएगा 2f व अनंत के मध्य, है ना। अब बाहर निकल जाएगा, सब C के उधर निकल जाएगा। अब प्रतिबिंब दूर जा रहा है, प्रतिबिंब दूर जाएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। जैसा आपने कभी देखा हो, आप किसी लाइट के पास खड़े हो, हैं, ट्यूबलाइट बल्ब के सामने, अगर आपकी परछाई आपके पास ही है तो छोटी होगी, लेकिन आपकी परछाई दूर से दीवार पर बन रही है तो बहुत बड़ी बनेगी। तो प्रतिबिंब दूर जा रहा है ना, प्रतिबिंब दूर जाए तो बड़ा बनेगा इसे। आप जैसे मान लो दोपहर के 12 बजे देखेंगे जब सूर्य अपने सिर पर होता है तो अपना प्रतिबिंब छोटा बनता है। बाकी जब सूर्य तिरछा होता है तो फिर प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है। जैसे मान लीजिए अर्ली इन द मॉर्निंग हम हमारी परछाई को देखें तो बड़ी दिखेगी, फिर परछाई छोटी होने लग जाएगी क्योंकि सूर्य हमारे ऊपर जाना जाता है। फिर ऊपर के बाद जब शिफ्ट होगा वापस आपकी परछाई दूर जाती जाएगी और अंतिम बार आपकी परछाई बहुत दूर जाके बड़ी बनेगी। तो अगर प्रतिबिंब दूर बन रहा है तो बड़ा है, यानी m ग्रेटर देन 1, है ना। तो सब ये यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया, ये दोनों संयुग्मी स्थितियां हैं। संयुग्मी स्थिति को मैं दिखा दूं ऐसे कि इसको यहां शिफ्ट करते हैं तो ये चीज यहां शिफ्ट हो जाती है जो आपके सामने आ भी रही है। अब एक और संयुग्मी स्थिति है ना, अगर मैं कहां तक आ गया अपन 2f और f के बीच में अपन ने रख दिया ना। अच्छा ये रख के नहीं दिखाया अभी आपको मैंने, चलो रख देता हूं 2f और f के मध्य, यानी c और f के मध्य मैंने
ये बिंब रख दिया। अब देखना स्वतः बड़ा भी बनेगा और 2f यानी c के बाहर निकल जाएगा। c का मतलब 2f और 2f और उधर अनंत हो गया। एक किरण तो आप मुख्य अक्ष के समांतर वाली लेंगे जो मुख्य फोकस से गुजरती है, ये सब। एक किरण आप वही फोकस पर ही डाल दो, ये लो, ये फोकस पर डाल दी, है ना। ये देखो सब बाहर चला गया। अब देखो थोड़ा तो आप ये देखो c के उधर चला गया, मतलब कहाँ 2f अनंत के मध्य धकेल गया उधर, बड़ा बन रहा। ये p डैश q डैश का आकार देखो आप, p डैश q डैश का आकार pq से बड़ा है, यानी m ग्रेटर देन 1। चलो सब, है ना। हर चीज का मैं आपके सामने चित्र बना के दिखा रहा हूं ताकि आप अगर मान लीजिए ये स्थितियां भूल भी जाएं, है ना, तो आप रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनः बना बना के याद कर सकते हैं। अब अगली संयुग्म स्थिति, यानी एक मिनट, ये सब पेन इधर से उठ रहा है उधर से नहीं उठ रहा, लाल पेन तो नहीं चलेगा ना इसमें, चलो कलर अलग। अब फोकस पर ये सब बिंब कहाँ रख दिया, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ पहुंच जाएगा, इसी और अनंत पर, है ना। वास्तविक है तो उल्टा, और अब अनंत पर बना, अनंत पर तो आप समझ लो बहुत बड़ा बनेगा। ये अभी मैं आपको समझा के निपटाऊं, यानी m मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये स्थिति भी देखो संयुग्मी है, इसको इधर लिख दिया मैंने, तो ये चीज यहां आ गई, देख लो आप। तो ये और ये संयुग्मी है, ये और ये भी संयुग्मी है, वो आपको याद रखना है। अब देखो ये फोकस पर है ना, PQ, अब वो समझ ही गए होंगे आप, ये PQ। एक किरण तो ठीक है, आप मुख्य अक्ष के समांतर वाली ले लो, जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो तो फोकस से ही गुजरेगी। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, इतना बार ये नियम काम में आ चुके हैं। अब आप फोकस वाली तो ले नहीं पाओगे, तो एक किरण और ले लो दूसरी, है ना, यानी ध्रुव पर डाल दो। ये देखो सब, इस किरण को मैं ध्रुव पर डाल देता हूं। ध्रुव पर डालने के लिए मुख्य अक्ष किसका काम करेगी, अभिलंब का, तो I बराबर R होना चाहिए। अब ये देखो I बराबर R होना चाहिए, अरे यार देखो ये I बराबर R। अब ये किरणें समांतर जा रही हैं, और किरणें समांतर जा रही हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा, अनंत पर। देखो आपके सामने लाइव आ रहा है, ये नहीं कि मैं सेट कर रहा हूं, आपके सामने बना बना के दिखाया जा रहा है ना। चलो साहब, अब इसमें एक स्थिति इंपॉर्टेंट है जो काम आती है ना। ये सब सेव होते जा रहे हैं साहब, आपके पास पहुंच जाएंगे। मैं भले ही इसको यहाँ पर डिलीट करता जा रहा हूँ, लेकिन आपको सब चीजें मिल जाएंगी। अब ये एक स्थिति अवतल दर्पण में इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष रूप से याद रखना है ना। ये इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं। इंपॉर्टेंट में क्या है साहब, क्या आप F तक लिया है, फोकस तक। अब F व O के मध्य, F व O के मध्य, तो अगर आपने वस्तु को F और O के मध्य रख दिया, है ना, तो सब अब प्रतिबिंब इस ओर नहीं बनेगा, अब बनेगा दर्पण के पीछे। अब दर्पण के पीछे तो कोई नोमेनक्लेचर है ही नहीं, दर्पण के पीछे तो F कुछ भी नहीं है, तो केवल आपको क्या लिखना पड़ेगा, दर्पण के पीछे। अपन बना के देखते हैं। ये सब मैंने ले लिया PQ, ठीक है। एक किरण तो वही मुख्य अक्ष के समांतर डाल दो आप। मुख्य अक्ष के समांतर जो डालोगे वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। एक तो यही लेते जा रहे हैं अपन, थोड़ा सा चित्र कंजस्टेड हो रहा है। एक डाल दो आप प्रकाश केंद्र पर, ये एक किरण, इसके लिए मुख्य अक्ष अभिलंब का कार्य करेगी, तो उतना ही कोण इधर दिखा दो, ये 16 है ना,
ये किरणें समांतर नहीं है, तिरछी हैं। अब इधर तो प्रतिबिंब यानी किरणें मिलेंगी तो नहीं, पीछे बढ़ाओ इन किरणों को। ये सब देखो किरणें मैंने पीछे बढ़ा दी, ये प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब P डैश और Q डैश दिख रहा होगा आपको साफ, है ना। तो सब दर्पण के पीछे दिख रहा है P डैश Q डैश, है ना। अब दर्पण के पीछे है, वास्तविक नहीं है साहब, अब सीधा बन गया ना। तो प्रतिबिंब कौन सा बना? आभासी। आभासी है तो सीधा, है ना। आभासी होगा तो उसको क्या बोलोगे? सीधा। दिख ही रहा है ना। तो अब आभासी सीधा और बड़ा, है ना, m ग्रेटर देन 1। तो कहने का मतलब अवतल दर्पण की एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसमें अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बना के दे देता है। अन्य में तो सब में देखो ये उल्टा, ये भी उल्टा, यहां भी उल्टा, यहां भी उल्टा, यहां भी उल्टा। लेकिन अभी जो वाली स्थिति देखी अपन ने, तो अब क्या बनता है? सीधा, है ना। तो कहने का मतलब अवतल दर्पण में एक स्थिति ऐसी है जिसमें अवतल दर्पण घरेलू साज श्रृंगार के काम में आ सकता है। घरेलू साज श्रृंगार का मतलब ये हुआ दाढ़ी बढ़ाने में, बढ़ाने में नहीं, बनाने में, है ना, शेविंग के, मेकअप करने के लिए आप ले सकते हो, क्योंकि ये प्रतिबिंब सीधा दे रहा है साहब, बड़ा भी दे रहा है। तो अवतल दर्पण की एक पोजीशन के कारण अवतल दर्पण को हम घरेलू साज श्रृंगार, शेविंग आदि बनाने के काम में भी ले सकते हैं। तो जैसे एक छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि क्या अवतल दर्पण को या अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब दे सकता है? बिल्कुल सही है साहब, दे सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब मैंने आपको इधर ये डिफरेंट चित्र बनाकर ये साफ दिखा दिया कि हमें बिना रटे भी ये सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी जो रटाई जाती है ना। ऐसे तो भाई ठीक है, कक्षा में इन चीजों को रटाया ही जाता है, लेकिन आप न भी रटो तो भी आपका काम हो रहा है ना। ये सब सभी सिचुएशन हो चुकी इसकी खत्म, इसलिए इस चित्र के होने का कोई मतलब या मकसद नहीं रहा। ठीक है, अब आ जाओ सिचुएशन बी। बी में अब ले लो उत्तल दर्पण। ठीक है साहब, उत्तल दर्पण के लिए, है ना, उत्तल दर्पण के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो यहां उत्तल दर्पण के लिए है वो अपवर्तन में आप अवतल लेंस के लिए ले लोगे, ऐसा कैसा, है ना। ये बाउंड्री वापस बना देता हूं, क्लियर। उत्तल दर्पण में चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूं। बिंब अनंत पर, है ना, प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे। कोशिश करता हूं, देखो मैं एक को दिखा देता हूं आपको, ये मिटा देता हूं, ये मिटा के आपको उत्तल दर्पण का भी दिखा देता हूं, है ना। उत्तल दर्पण वाले आपको कठिन लगेंगे, लेकिन अब आप समझ होंगे इतने वो कठिन है नहीं। तो ये उत्तल दर्पण, है ना, ये आप समझ गए। मैं पूरा गोला किस कारण से बनाता हूं, ये वक्रता केंद्र, उसके आधे पर ये F लिख देता हूं, और ये ध्रुव है। और क्योंकि अब आप उत्तल दर्पण के लिए कह रहे हो, तो ये अब मैं बाकी आउटलाइंस को मिटा देता हूं। वो मेरा प्रयोजन दर्पण के वक्रता केंद्र वगैरह को परफेक्ट देखने का तरीका। अब आप रख रहे हो अनंत पर, है ना, अनंत पर रख रहे हो। तो अब चक्कर ये है कि आप तो इस स्मूथ सरफेस के सामने ही रखोगे ना। मैं पेन ले लेता हूं कोई, जैसे ये अनंत पर रखा आपने। अब अनंत पर से आने वाली किरणें तो क्या होंगी? समांतर होंगी। देखो साहब, ये अनंत से आने वाली किरणें तो समांतर होंगी, अनंत पे जाने वाली किरणें भी समांतर, और आने वाली किरणें भी, मैंने दिखा भी दिया था आपको। अब ये भी कहां से आती नजर आएगी? फोकस से।
और ये भी कहां से आती हुई नजर आएगी? फोकस से। तो साहब आभासी प्रतिबिंब कहां बना? मुख्य फोकस पर। किधर बना? दर्पण के पीछे। तो साहब दर्पण के पीछे कहां पर बना प्रतिबिंब? फोकस पर। ठीक है, आभासी सीधा है ना, सीधा है तो आभासी। आभासी सीधा वस्तु कहां पर है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म यानी m मच मच लेस देन 1 दिखा दिया मैंने, है ना। अब इसके अलावा, है ना, यानी अनंत के अलावा अब आप वस्तु को कहीं भी रखो। अभी भी मैं आपको रख के दिखाता हूं, कहीं भी, बस अनंत पर की बात थी। अनंत के अलावा अब अनंत, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा सब समस्या हो रही बोर्ड में। अनंत व ओ के मध्य कहीं भी, यानी इसमें तो इतनी स्थितियां कंसीडर करनी पड़ी ना, इसमें आप कहीं भी रख दो, कहीं भी। बस प्रतिबिंब एक बार ही बनता है एफ पर, अब कभी नहीं बनेगा। अब वो एफ के अंदर ही बनेगा, मतलब ओ एफ के मध्य ही बनेगा। देखो आप, है ये सब, ये बिंब ले लिया मैंने बहुत बड़ा, कुछ भी कर लो अब आप। स्वाभाविक है अनंत पे नहीं, जब दिखाई दिया तो अनंत पर नहीं है ना। एक किरण तो आपने ले ली मुख्य अक्ष के समांतर, जो मुख्य अक्ष के समांतर लोगे वो मुख्य फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ये मुख्य फोकस है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, चलने दो उससे ना, चलने दो चलने दो, ठीक। एक किरण आप सी पर डाल दो, है ना, ये सब प्रकार, ये वक्रता केंद्र पर डाल दिए अपन ने, वो थोड़ी एकदम वही बन गया साहब, तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी किरण को चेंज कर लूं, है ना। ये एक्चुअली उसी जगह बन गया, तो वहां फिर मेरे को दिखाने में दिक्कत हो जाएगी आपको। तो देखा, दूसरी कोई किरण और वाली ले लें। चलो ध्रुव पर डाल देते हैं ना, ये डाल दी मैंने ध्रुव पर। जिसको ध्रुव पर डालोगे उसके लिए मुख्य अक्ष अभिलंब का कार्य करेगी, तो जितना आपतन कोण उतना का उतना परावर्तन कोण। पीछे बढ़ाओ इसको, ये देखो, है ना, वो कुछ भी कर लो, कितना ही बड़ा बिंब ले लो, वो प्रतिबिंब छोटा सा ही बनेगा, है ना। लेकिन अब देखो ये पी डैश, और यहां से आप प्रतिबिंब सदैव मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, ये मुख्य अक्ष पर लंब डालो, पी डैश क्यू डैश। अब देखो ओ और एफ के अंदर ही आया, अब एफ पे नहीं जाएगा, तो सब दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे कहां पर? ओ व एफ के मध्य, ठीक है साहब, क्लियर? सीधा दिख ही रहा, सीधा है तो आभासी, है ना। सदैव बिंब से छोटा, बड़ा बन ही नहीं सकता, बिंब से छोटा, यानी m लेस देन 1, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में अनेक स्थितियां नहीं आती हैं, उत्तल दर्पण में बस यही स्थिति आती है। तो सब बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब की स्थितियां, एक एक स्थिति को मैंने बना के इसने दिखा दिया कि अब हो सकता है आपको याद भी कर रहे हो, तो याद करने में भी आपको कंफर्टेबल रहे, ठीक है ना। अब अपन इसके बाद दर्पण के उपयोग ये और पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब अपन दर्पण के उपयोग लेते हैं, है ना। दर्पण के उपयोग में पहले अवतल दर्पण के उपयोग या अवतल दर्पण के लिए, है ना। तो पहले सब अवतल दर्पण के लिए, ठीक है ना।
अवतल दर्पण का आप क्या क्या उपयोग कर सकते हो, पहले इस पर डिस्कस कर लें। पहला, आपने देखा होगा, जैसे डेंटिस्ट को देखा होगा आपने, है ना, ईएनटी नाक कान गले वाले डॉक्टर को देखा होगा। तो डेंटिस्ट और नाक कान गले वाले डॉक्टर, तो आपने देखा होगा एक ऊपर वो पेन लेते हैं, उसमें बल्ब सा लगा होता है, बल्ब के पीछे अवतल दर्पण होता है। फिर बल्ब ऑन करके वो प्रकाश को अपने मुंह में डालते हैं, अंदर की व्यवस्थाएं देखते हैं, जो भी वो डॉक्टर के हिसाब से डायग्नोसिस करना है या इलाज करना है ना। तो मेडिकल साइंस में अवतल दर्पण का उपयोग मोटे तौर पर, जो आपका द्वारा देखा हुआ है, डेंटिस्ट भी करते हैं, है ना, और ईएनटी वाले भी करते हैं, जैसे गले में गहराई तक देखना है ना। इसके अलावा आपने डेंटिस्ट को भी देखा होगा, जैसे मान लीजिए अपने पीछे के दांत हैं और उनमें कीड़ा लगा या कोई भी विकार है, तो उसके लिए वो एक जो मिरर होता है, कहने का मतलब एक वृत्ताकार, उसको अपने मुंह में डालते हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट करके या एक एंगल से फिर वो देख लेते हैं भाई क्या अंदर की सिचुएशन है। तो कहने का मतलब, एक तो आपके चिकित्सा क्षेत्र में तो दिखेगी आपको, है ना, चिकित्सा क्षेत्र में जो विशेष रूप से मैंने आपको दो समझा दी, डेंटिस्ट और ईएनटी, ये सब एक उपयोग है। दूसरा उपयोग बी, है ना, प्रकाशिक यंत्रों में। दूसरे उपयोग को लेते हैं अपन बी, प्रकाशिक यंत्रों में, है ना। प्रकाशिक यंत्रों की बात करें अपन, तो जैसे अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में अंत में, न्यूटोनियन दूरदर्शी यानी दूरबीन, न्यूटन का बनाया हुआ एक दूरबीन है, उसमें अभिदर्शक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया गया है। किसमें सब? न्यूटोनियन दूरदर्शी, है ना। अभिदर्शक के रूप में किसका इस्तेमाल किया गया? अवतल दर्पण का। दर्पण के देखो एडवांटेज है, मैं आपको समझाऊं। दर्पण और लेंस, इनमें दोष होते हैं, गोलीय विपतन। अब दोष की डेप्थ में नहीं जा रहे अपन, बस जस्ट अपन कह रहे हैं, नाम ले रहे हैं दोष का। गोलीय विपतन है, वर्ण विपतन है, ये दर्पण और लेंस के दोषों में आता है। दर्पण में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता, है ना, लेकिन दर्पण में गोलीय विपतन का दोष हो सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए हम दर्पण को या अवतल दर्पण को पैराबोलिक, परवलयाकार आकृति दे देते हैं, तो गोलीय विपतन का दोष भी समाप्त हो जाता है। दर्पण की एक खास बात और है, दर्पण में प्रतिबिंब सदैव स्पष्ट और चमकीले बनते हैं, क्योंकि दर्पण ने किरणों को एब्जॉर्ब नहीं करना। अपवर्तन की क्रिया में तो किरणों का अवशोषण हो सकता है, वो अपवर्तन के समय डिस्कस करेंगे, लेकिन परावर्तन की प्रक्रिया में सरफेस से टकराकर उसी माध्यम में विकिरणों को लौट कर आना है, तो यहाँ अवशोषण जैसी कोई चीज है ही नहीं दर्पण में, है ना। जब तो दर्पण की एक खूबी तो ये है कि दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की तुलना में चमकीले, स्पष्ट होते हैं। एक मैंने बताया आपको कि लेंस की भांति दर्पण में दोष जैसे गोलीय विपतन का हो सकता है, लेकिन परवलयाकार आकृति देकर उस दोष को भी हम समाप्त कर सकते हैं। तो न्यूटोनियन दूरदर्शी यानी प्रकाशिक यंत्र में हमने अवतल दर्पण का इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है। सी में साहब आ जाओ आप, घरेलू साज श्रृंगार, है ना, शेविंग आदि में। अब सब ये बात कैसे आती है उसको समझना।
इस बात के आने के पीछे एक रीजन है ना। हालांकि अवतल दर्पण अधिकांशतः उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उल्टा है तो वास्तविक। अब आप कहेंगे उल्टा प्रतिबिंब घरेलू साज श्रृंगार या शेविंग के लिए कैसे यूज हो सकता है? भाई अगर हमें मेकअप करना है तो उसमें उल्टा प्रतिबिंब तो हमारे लिए सहायक नहीं होगा। तो साहब इसमें मैंने आपको जब पढ़ाया था तो एक बताया था स्पेशली इंपॉर्टेंट लगाकर कि अवतल दर्पण में एक स्थिति है जब वस्तु आप ध्रुव व फोकस के बीच में रख दोगे, उस समय दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा और बड़ा। तो मैंने आपको विस्तार में समझा भी दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि अवतल दर्पण में एक सिचुएशन है जो प्रतिबिंब को सीधा, बड़ा, आभासी बनाकर देती, स्पष्ट भी है ना। तो सब इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु किसके बीच में हो, O और F के बीच, है ना। O और F के मध्य क्या होना चाहिए? बिंब होना चाहिए, मतलब वस्तु होनी चाहिए। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो जैसे फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर ही हुई, तो 2 सेंटीमीटर हुई तो आपका मुंह 2 सेंटीमीटर के अंदर होना चाहिए, तो मुंह चिपकाओगे क्या? स्वाभाविक है, इतना मार्जिन तो होना कि हम सामने खड़े रह के दाढ़ी बना सकें। भाई मुंह चिपका के दाढ़ी कैसे बनाओगे आप? या अगर दर्पण से मुंह चिपका लो, क्योंकि आपको कहाँ आना जरूरी है? O और F के बीच में आना जरूरी, तभी वो सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब देता है। तो आपको अवतल दर्पण के O और F के बीच आना पड़ेगा। तो ऐसे अवतल दर्पण जिसका उपयोग आप घरेलू साज श्रृंगार शेविंग में कर रहे हैं, उसकी फोकस दूरी अधिक होनी चाहिए ताकि बिंब को O और F के मध्य लाया जा सके। ठीक है ना। तो सब एक स्थिति जो इसकी सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाती है, वो आपके घरेलू साज श्रृंगार में भी काम में आ सकती है। डी साहब बहुत पॉपुलर है ना। वाहनों की हेडलाइट में, है ना साहब, वाहन में कुछ भी ले लो आप, टू व्हीलर में स्कूटर, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर ले लो, कार, ट्रक और भी जो भी है, इन सभी वाहनों की हेडलाइट के बल्ब के पीछे की तरफ जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण ही होता है ना। बल्ब के पीछे की ओर, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, चिकित्सा क्षेत्र में आपको बताया था कि ENT यानी नाक कान गले वाले डॉक्टर एक मुकुट सा पहन लेते हैं सिर पर, और उसमें एक छोटा सा बल्ब होता है और पीछे की तरफ अवतल दर्पण होता है। फिर वो लाइट डालते हैं उसके द्वारा मुंह के अंदर लाइट को फोकस कर लेते हैं और जो उनको देखना होता है देखते हैं। तो सब ऐसे ही आपको लाइट सामने डालनी है, अच्छा प्रकाश आना चाहिए, है ना। तो सब वाहनों की जो हेडलाइट है उसमें जो पीछे की ओर की जो पैराबोलिक सरफेस होती है वो अवतल दर्पण ही होती है। इसकी एक खूबी बताता हूं मैं आपको। ये जैसे पैराबोलिक ये हुई, है ना, पैराबोलिक शेप कर देते हैं दोष दूर करने। अब इसमें जो अपन बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, जो बल्ब काम में लिया जाता है, उस बल्ब में 2 फिलामेंट होते हैं, है ना। ये आपने कभी गौर नहीं किया होगा। ये सब, इसको सोर्स S2 कह दूं, इसको सोर्स S1। तो आप गौर करना आपकी बात, जब भी आप वाहन का बल्ब चेंज कराओ या चेंज में नहीं भी कराओ, तो आप किसी भी लाइट
मोटरसाइकिल वगैरह या कहीं भी जाओ तो टूटा फूटा बल्ब पड़ा होगा, ध्यान से देखना। तो वाहनों की हेडलाइट में जो बल्ब लगाते हैं, इस बल्ब में 2 फिलामेंट होते हैं। जब इसमें से एक फिलामेंट तो होता है फोकस पर, है ना, दूसरा फिलामेंट एफ के बाद में होता है। अब जैसे मान लीजिए आप लंबी दूरी को देखना चाहते हैं, जैसे मान लो अपन 4 लेन पे चलते हैं या ऐसे सड़क पे चल रहे हैं जहाँ बिल्कुल एकांत है, तो सावधानी पूर्वक यानी दूर का पहले से ही देख लें। तो दूर का पहले से देखने के लिए हमें समांतरित प्रकाश यानी प्रकाश को अनंत पर भेजना पड़ेगा, और किरणें अनंत पर जाएंगी तो क्या होनी चाहिए, परस्पर समांतर होनी चाहिए। तो हमें समांतर प्रकाश किरणें चाहिए। और हमें पता है कि बिंब अगर फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, है ना। देखो सब बिंब आपने साहब जैसे इस समय इस फिलामेंट को ऑन कर रखा है, ये कहाँ पर है, फोकस पर, है ना। तो देखो बिंब फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर, अनंत पर, ये प्रतिबिंब अनंत पर। और प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो प्रकाश किरणें कैसी जाएंगी, परस्पर समांतर जाएंगी। और समांतर जाने वाली प्रकाश किरणों को कहाँ जाना मानते हैं, अब इसको समांतरित प्रकाश भी कहते हैं। और इसको आपके जनरली भाषा में आपने देखा होगा, इसको बीम भी बोलते हैं, है ना, समांतरित प्रकाश को। तो जब आपको मान लीजिए कोई एकांत या 4 लेन वगैरह को चल रहे हो आप, तो आप वो क्योंकि गाड़ी वहाँ बहुत फास्ट चलाते हैं अपन, तो दूर तक का पहले से ही देख लें। भाई बाय द वे कोई जानवर वानवर सड़क पर आ जाए, जानवर के अलावा कोई ऐसा भी हो सकता है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो, वो सड़क पर आए तो गाड़ी इतनी स्पीड में होती है कि हमें दूर से दिख जाए तो हम गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो आपको तेज चलाई हुई गाड़ी में अगर 100 मीटर या 50 मीटर पहले ही पता पड़े कि दिक्कत आ रही है तो आप गाड़ी को नहीं रोक पाओगे। 4 लेन वगैरह पे स्पीड तेज होती है। इसको सिटी में नहीं चलाना चाहिए। बीम को सिटी में चलाते हैं तो जो लोग होते हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि उनके आंख पे चिल्का बन जाता है, वो देख नहीं पाते। जैसे मान लो आप भी किसी ने बीम ऑन कर रखी है और आप सामने से स्कूटर लेके आ रहे हो तो आपको एकदम दिखाई देगा नहीं, है ना। तो हम बीम को लेते हैं, शिकार पे भी काम में लेते हैं बीम को। शिकार पे इसलिए काम में लेते हो कि जानवर वानवर अगर कोई आ रहा है तो जानवर आया तो उसकी आंखों पर लाइट गिरती है तो वो आपकी तरफ आना बंद कर देता है। तो सिटी में हमें S2 को ऑन रखना चाहिए। जब आप S2 को ऑन रखते हो तो आपकी जो लाइट गिरती है वह आपके आगे यानी कुछ आगे ही आपको वो मिल जाएगी लाइट, है ना। समांतरित नहीं होती साहब, वो है ना, वो समांतर लाइट नहीं है, इससे उसको ये सब आपको तो ऐसी लाइट चाहिए। सिटी में तो भाई आपको रोड लाइट वगैरह सब अवेलेबल, तो सिटी में तो आपको दिख ही रहा है ना सब कुछ दूर का। तो बस पास का इससे देखते हैं कि कोई कुत्ता वगैरह या ठीक है, अपने को चलानी भी है गाड़ी तो कील व्हील भी देखनी होगी, सभी देखना हो, छोटी मोटी चीजें भी। तो हम सिटी में जब होते हैं तो इस वाले S2 का इस्तेमाल करते हैं और दूर तक लाइट भेजनी हो। समांतरित प्रकाश यानी बीम, समांतर प्रकाश किरणों को बीम कहते हैं। समांतरित प्रकाश चाहिए, बीम चाहिए, तो ये वाला फिलामेंट ऑन करते हैं। तो हमारे गाड़ियों की यानी वाहनों की जो हेडलाइट है उस हेडलाइट के बल्ब में 2 फिलामेंट होते हैं, वो आप गौर करना, ठीक है। तो ये तो उपयोग हुआ आपके अवतल दर्पण के लिए। अब बात करते हैं साहब उत्तल दर्पण के लिए, है ना। अब उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है। उत्तल दर्पण का एक उपयोग तो सेम वही है जो अवतल दर्पण का है ना। पहला उपयोग तो वही प्रकाशिक यंत्रों में, है ना। ये जो इसका बी था ना, वो प्रकाशिक यंत्रों में, ठीक है साहब। अब प्रकाशिक यंत्रों में तो मैं आपको बता दूं, जैसे केस ग्रेनियन है ना,
क्रेसगेनियन दूरदर्शी है। पढ़ेंगे साहब, अपन चित्र वित्र बनाना, ज्यादा कुछ नहीं करना। क्रेसगेनियन एक दूरबीन है, वैज्ञानिक क्रेसगेन ने इसे बनाया था। इस दूरबीन में हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपसे कह रहा था कि डेंटिस्ट हैं या ईएनटी वाले जो हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो भी इसका उपयोग करते होंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, एक वो जैसे छोटी छोटी छड़ों पर छोटे छोटे वृत्ताकार दर्पण है ना। अब क्या उद्देश्य है, जैसे मान लो लाइट डालने के लिए तो अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विकार को देखने के लिए, अगर स्पष्ट देखना है तो उसको देखने के लिए फिर उत्तल दर्पण ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। तो वो सारे प्रकाशीय उपकरण हैं। एक तो मैंने बता ही दिया आपको, क्रेसगेनियन दूरदर्शी है ना, और भी कई सारे उपकरण होंगे, अपन उन्हीं को तो जानते हैं जो अपने सिलेबस में होते हैं, है ना। लेकिन बहुत सारे उपकरण वहां पर उत्तल दर्पण भी काम में आता है ना। तो एक तो सब प्रकाशिक यंत्रों में। अब जो सबसे शानदार इसका यूज है, वो सबसे शानदार यूज है ना, वाहनों के साइड ग्लास के रूप में, है ना, वाहनों के साइड ग्लास के रूप में, है ना। ये सब चाहे आपका टू व्हीलर हो चाहे आपका फोर व्हीलर हो, आपको चलते समय पीछे का पूरा ट्रैफिक दिखना चाहिए। ये पीछे का पूरा ट्रैफिक देखने के लिए कार में दो व्यवस्थाएं होती हैं, साइड ग्लास भी होते हैं, और एक अंदर ही, कार के अंदर ही सेंटर में एक मिरर होता है। ये दोनों ही मिरर आपके उत्तल दर्पण होते हैं। भाई ये तो है नहीं कि आप वाहन चला रहे तो बार बार पीछे मुड़ के देखोगे, पीछे मुड़ के देखोगे आगे भिड़ जाओगे, है ना। तो आप चाहते हो कि मैं मुड़ूं नहीं, गाड़ी से सामने भी देखता रहूं और मुझे बीच बीच में पीछे का भी ट्रैफिक दिखता रहे, कौन मेरे को ओवरटेक करने आ रहा है, कौन मेरे साइड से निकल रहा है ना। ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि आप जब टर्न वगैरह लोगे तो टर्न ऐसे थोड़ी कि अपने हिसाब से ले लोगे। टर्न लेने से पहले भी तो आपको पीछे देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है, कोई बहुत तेजी से आ रहा हो और आपने टर्न ले लिया तो मर जाएगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम गाड़ी चलाते होते हैं तो गाड़ी चलाते समय हमें पीछे के ट्रैफिक को भी देखना होता है। अब आपको पीछे का ट्रैफिक पूरा विस्तृत, भाई पीछे तो लंबा चौड़ा ट्रैफिक होगा ना, तो पीछे का पूरा विस्तृत ट्रैफिक स्पष्ट देखना है, सीधा देखना है। उल्टा ट्रैफिक देख के तो आप कैसे क्या कर लोगे, तो आपको बिल्कुल सीधा देखना है और छोटा देखना है ना। तो आप पीछे के जितने भी सीन हैं उसको आप चाहते हो सीधा भी दिखे, है ना, और बड़ा बड़ा दिखेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं, है ना। बड़ा दिखेगा तो पूरा ट्रैफिक दिख ही नहीं सकता, तो छोटा भी दिखे और स्पष्ट व चमकीला भी दिखे, स्पष्ट व चमकीला ये भी दिखे। ये सब केवल उत्तल दर्पण से ही संभव है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव बिंब से छोटा होता है। सीधा मतलब आभासी होता है ना, ठीक है। स्पष्ट भी होता है, चमकीला भी होता है। तो सब उत्तल दर्पण जो विस्तृत पीछे की तरफ ट्रैफिक है उसका सीधा, छोटा, स्पष्ट, चमकीला प्रतिबिंब बना के देता है। इससे आप गाड़ी चलाने में कंफर्ट रहते हैं, क्योंकि आपको पीछे वाला टॉपिक छोटे छोटे दिख रहे हैं पर साफ दिख रहे हैं। छोटे छोटे दिख रहे का मतलब ये भी नहीं है कि सब बहुत ही कोई छोटे छोटे बिल्कुल हो, वो उतने दिख रहे हैं जितने आप देख सकते हो, है ना।
तो उत्तल दर्पण का सबसे शानदार उपयोग है वाहनों के साइड ग्लास में। तो जितने भी वाहन है, चाहे स्कूटर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, इन सभी वाहनों में आपने देखा होगा कि पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए जो व्यवस्था है वो उत्तल दर्पण के रूप में है ना। इसके अलावा भी उत्तल दर्पण के भी और उपयोग हो सकते हैं, अवतल दर्पण के भी और उपयोग हो सकते हैं। हमें बस ये है कि इन उपयोगों के संदर्भ में जानकारी है ना। अब आप तो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको पता पड़ता जाएगा कि कहाँ किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दर्पण हमने पढ़ी ली। अब बच्चों यहाँ पर एंड ऑफ द चैप्टर तो हो नहीं सकता अभी, है ना, ये तो चैप्टर लंबा चौड़ा है। अब यहाँ पर अपना परावर्तन समाप्त हुआ है। ओनली परावर्तन, है ना। अभी अपवर्तन तो अपन ने के लिए स्टार्ट किया ही नहीं, है ना। अब परावर्तन के इस लेक्चर में या इस परावर्तन को पढ़ा चुकने के बाद मैं पहले चाहूंगा कि हम परावर्तन के न्यूमेरिकल कर लें। उसके बाद जब ये परावर्तन के न्यूमेरिकल निमट जाते हैं, है ना, उसके बाद फिर हम अपवर्तन को पढ़ें। क्योंकि क्या है, किरण प्रकाशी की है तो सामान्य लंबा चौड़ा भी नहीं है, तो मैंने आपको लंबा चौड़ा इसलिए ले रहा हूँ थोड़ा सा। मैं जानता हूँ 2-3 एपिसोड या 2-3 लेक्चर ज़्यादा चले जाएंगे, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर 2-3 लेक्चर ज़्यादा जाने से आपको समझ में आती है बात, तो फिर थोड़ा इस चैप्टर को कंफर्टेबल ही लेना चाहिए। और ऐसी से मैंने यानी प्रत्यावर्ती धारा से मैंने आपको बता ही दिया था कि बीच बीच में अगर मैं न्यूमेरिकल लेता रहूँगा तो शायद लेक्चर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपने को अब इसके न्यूमेरिकल लेने हैं। न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी के भी ले लेंगे और कुछ जो अलग से हैं वो न्यूमेरिकल भी इसमें ऐड कर लेंगे। पर फिलहाल परावर्तन के यहाँ पर ये भी दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अपन नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, मान लो नेक्स्ट लेक्चर में हाफ, हालांकि ऐसा होगा नहीं, वो तो पूरा टाइम ही लगता, लेकिन हाफ टाइम में अगर न्यूमेरिकल खत्म भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रकाश का अपवर्तन चालू कर देंगे। भाई प्रकाश का अपवर्तन नए लेक्चर से चालू करें ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। तो अपन देखते हैं कल के लेक्चर को, कल के लेक्चर में न्यूमेरिकल ऐड कर देते हैं और न्यूमेरिकल ऐड करके फिर न्यूमेरिकल जहाँ तक जाते हैं देखते हैं, है ना, कि परावर्तन के कितने न्यूमेरिकल जाते हैं। अगर पूरा एपिसोड चल जाता तो ठीक है, फिर अपवर्तन नेक्स्ट से चालू कर देंगे। लेकिन बस अब आज इसको अपन यहीं रोकते हैं ना। थैंक यू वेरी मच, है ना। ओके, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।